टू बी और नॉट टू बी, दैट शुड नेवर बी द क्वेश्चन। जानते हैं ना आप लोग ये टू बी और नॉट टू बी, जानते हैं ना थिएटर के लोग, दैट शुड नेवर बी द क्वेश्चन। हाँ, मैं रीवा क्षेत्र का हूँ, हाँ, रीवा मध्य प्रदेश से। और मेरे पहले जो गुरु थे वो मनोज मिश्रा थे, वो भी बीएनए पास आउट हैं। और अभी मैं यहाँ पे मनोज नायर, एक शैडो ग्रुप है, और आनंद मिश्रा जी, 2 लोगों के साथ काम कर रहा हूँ। साथ में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से यंग आर्टिस्ट स्कॉलर। सर मेरा नाम तानाजी है और मैंने शुरुआत बाल रंगमंच से सर के साथ ही शुरू की है। अब उम्र 40 के करीब हो रही है, तो 12-13 साल में सर से जुड़ा था और भोपाल में रहकर थिएटर कर रहा हूँ। इस बीच में जो शॉर्ट फिल्म, कुछ सीरियल फिल्म का जो मौका मिलता है वो करते हैं। मतलब आप पहले बाल रंगमंच कर रहे थे, अब चूँकि आपकी उम्र 40 की होगी तो अब आप बाल नहीं रहे। नहीं, बाल है सर बाल रंगमंच में मालूम है, अभिनेता के लिए पहली, मतलब तजुर्बे की बात करता हूँ, अभिनेता के लिए पहली चीज़ क्या होनी चाहिए मालूम है? उसके अंदर का जो बाल है ना, उसको हमेशा जीवित रखना चाहिए, तभी वो जो है ना अच्छा कलाकार हो सकता, नहीं तो नहीं हो सकता। जहाँ आपने समझा कि आप बड़े हो गए, खत्म हो गए, उसकी जो कुछ कराता है ना, ये अंदर का बच्चा जो है ना। मैंने भी चिल्ड्रन थिएटर वर्कशॉप बहुत किया है, और अगर मुझे एक बेहतर अभिनेता बनाया तो बच्चों ने बनाया, क्योंकि सर का तजुर्बा है वो मैं शेयर करता हूँ कि अगर आपने बच्चों को कन्विंस कर लिया ना, तो इस दुनिया में किसी को भी कन्विंस कर सकता है। और आपको करना क्या होता है? ऑडियंस को कन्विंस ही तो करना होता है जो आप कर रहे हो, है ना? तो अगर आपने बच्चों को कन्विंस कर लिया तो सारी दर्शक आपके कन्विंस्ड हो गए। हाँ, नहीं, उसका अर्थ ये नहीं था कि अरे यार मैं मजाक कर रहा हूँ यार, तुम हम यहाँ इनफॉर्मल तरीके से मजाक कर रहे हैं, चीजें शेयर कर रहे हैं, और यही परिचय है। और अभी फिलहाल राइजिंग सोसाइटी ऑफ आर्ट एंड कल्चर के साथ काम कर रहा हूँ। आवाज में इतनी क्लैरिटी जरूर होनी चाहिए ना कि बहरा भी सुन सके। थिएटर वालों की पहली कनेक्शन है, थोड़ा प्रोजेक्शन रखे। प्रणाम सर, मेरा नाम अश्वनी वर्मा है। मैं छतरपुर का रहने वाला हूँ। पिछले 2 वर्ष पहले मैं भोपाल आया और उसके बाद पिछले साल मैं चच्चा से जुड़ा। आज चच्चा मेरे गुरु हैं और मैं त्रिकर्षी। आज की 29 में से 25 टीमें आई हुई थी, उसमें से मेरा डांस जो था वो फर्स्ट लगा फोक डांस में। फिर उसके बाद उसी समय कॉलेज में जब मैं था तो कॉलेज से हम लोगों ने नाटक भी किया, सिंगिंग भी करता हूँ मैं। और सिंगिंग से अभी मेरा एमए राजा मान सिंह तोमर से कंप्लीट हो गया है। तो उस समय मैंने 2-3 नाटक किए हुए हैं, जैसे जसमा उड़ान किया था मैंने सबसे पहले, उसके बाद चरणदास चोर किया था तनवीर जी की, और अंधेर नगरी चौपट राजा, उसमें भी काम किया हुआ है। फिर उसके बाद जब यूथ फेस्ट में जो कंपटीशन होता है कॉलेज का, तो उसमें जो फोक डांस था तो 2015-16 में हमारा फर्स्ट लगा था। फिर उसके बाद अगले साल जो कंपटीशन हुआ उसमें भी हमारा फर्स्ट लगा। तो जो उसके बाद जो इंटरनेशनल सॉ फेस्ट कंपटीशन होता है उसमें भी हम 2 बार गए, तो इंटरनेशनल भी लगभग हो चुका है 2 बार। और अभी ड्रामा से या थिएटर से चीज़ें सीखने के लिए बहुत उत्सुकता रहती है कि उसमें भी और काम करें। थैंक यू सर। नमस्कार, आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम संदीप चौधरी है, मैं प्रॉपर जबलपुर से हूँ। सर डांस और एक ड्रामा स्कूल कॉलेज टाइम पे किया था, और अभी भोपाल में 2013 में अभी पुलिस विभाग में कार्यरत हूँ। तो इसके बाद फिर यहाँ पे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ने का जब भी मौका मिलता है तो जनजाति संग्रहालय, रविंद्र भवन, जब भी जैसे भी अपने कार्यक्रम होते हैं तो यहाँ पर आने की कोशिश करते हैं। मेरा नाम सुमुख मिश्रा है। क्या नाम है? सुमुख मिश्रा। हाँ, ऐसे बोला करिए। क्या होता है ना, नाम जो होता है ना आपका पहला परिचय होता है, कहते हैं ना। और अगर पहला ही परिचय गलत हो गया ना तो आगे सुनने के लिए ये कान अपने आप जो है ना यहाँ से कनेक्शन कट जाता है। इसलिए परिचय जब भी देना अपना नाम साफ क्लैरिटी के साथ। फणीश्वरनाथ विष्णु जी की आत्मकथा पर तो उस पर काम कर रहा हूँ। अब नए काम चल रहा है। मेरे बड़े सारे मित्र हैं जो कि भोपाल से हैं, मध्य प्रदेश से हैं,
जो वहाँ काम कर रहे हैं, जो थिएटर में रंगमंडल में भी थे, एक बेसिक समस्या जो आती है ना जब आप वहाँ आते हैं, तो जैसा कि आपको पता है कि ऑडियो विजुअल मीडिया है, तो आपका विजुअल तो कई लोगों का सही होता है, लेकिन ऑडियो में बड़ी प्रॉब्लम होती है। हमारे दोस्त हैं रूमी जाफरी, बहुत बड़े आज डायरेक्टर हैं, आज भी जो है ना वो लीला बोलते हैं, लैला बोलते हैं। तो मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है कि आप लोग भाषा पे जो है ना ज़रूर ध्यान दें, वरना आधे से ज़्यादा लोग वहाँ इसीलिए अच्छे कलाकार होते हुए भी वहाँ पर उनको काम में जो समस्या आती है ना, वो उनकी जो कोलोकियल भाषा हम बोलते हैं ना, जो वो कहीं ना कहीं उनको रुकावट डालती है। वहाँ आने पर जो लोग चाहते हैं या थिएटर करने में भी ना ये समस्या नहीं आया। आप लोगों को कुछ सवाल करना है मुझसे तो आप कर सकते हैं बेझिझक। सर यहाँ मध्य प्रदेश में भी वैसे भाषा को लेकर तो एक रहा है एक आग्रह सबका जी, शुद्धता को लेकर सीनियर से आप सब ये लोग उसको बहुत उच्चारण में और सब में ध्वनि में पूरा संप्रेषण का जो सिद्धांत शास्त्र वो जोड़ देती है। उत्तर प्रदेश और बिहार में भी देखता हूँ। हाँ, मैं कह रहा हूँ ना, वहाँ पर भी सबसे बड़ी समस्या यही है। दरअसल क्या है, कोई हमें बता सकता है कि हिंदी कहाँ की भाषा है, किस प्रदेश की भाषा है? प्रादेशिक नहीं है सर। सबसे बड़ी समस्या यही है। अपने यहाँ कहते हैं ना कि 10 कोस पे पानी और 20 कोस पे बानी, ये कहते हैं। हर 20 कोस पे अपने आप भाषा बदलती जाती है, लेकिन जो देवनागरी जैसी भाषा जो हमें कहेगी, जो हम लोग बोलते हैं, अच्छा आज हिंदुस्तान में शुद्ध हिंदी या उस तरीके की कोई चीज़ नहीं है, उसको हम हिंदुस्तानी कहने लगे हैं, जिसमें हिंदी, अंग्रेज़ी, उर्दू, फारसी के अल्फाज इस्तेमाल होते हैं जी, खड़ी बोली बाद में बदल हाँ, के चली गई वो। तो हमें हमारे सिनेमा में भी, हमारे नाटकों में भी ना उस तरीके की भाषा का प्रयोग होता है। तो हम लोगों की, हमारी जिम्मेदारी बनती है रंगमंच के कलाकार होने की वजह से कि हम उस भाषा पे जो है ना ज़्यादा ध्यान दें, ताकि जब आप काम करने को निकले ना तो ये आपके लिए बाधित ना हो वहाँ जाकर या यहाँ पर भी करने में। और अगर हम लोग समाज के उस हिस्से को बिलोंग करते हैं जहाँ पे हम लोगों से जुड़ते हैं ना, तो ये हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम भाषा सही उनको दें। वो ज़माना था जब कहा जाता था कि जो समाज में होता है वो हम नाटकों में दिखाते हैं। होना ये चाहिए कि जो नाटक में होता है ना, वो हम समाज को बताएं कि नहीं भैया सही चीज़ ये है, ये करो। बहुत मतलब ये है, दुर्भाग्य है, लेकिन है। हाँ, नमस्कार। नमस्कार। वजन के हिसाब से वो तो वो वजन के हिसाब से ही है। मैं वजन के नहीं, वजन के हिसाब से गरिष्ठ हैं वो। अच्छा, हाँ, गरिष्ठ लोग हैं। बैठिए ना, फूल से खड़े, जहाँ भी जगह मिले बैठ जाइए। ये जो अभी आपने जो बात कही वो दोनों पलट हैं। वो जो समाज में हो रहा है वो नाटक में दिखता है। नहीं, मैं कह रहा हूँ ये मतलब भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में भी यही है ना कि भाई जो समाज में होता है वही दिखाते हैं, लेकिन हमारी जिम्मेदारी की मैं बात कर रहा हूँ। बिल्कुल सही है। हमारी जिम्मेदारी है कि अगर वो गलत है तो हम सही चीज़ जो है ना अपने माध्यम से उन तक पहुँचाएं। बिल्कुल सही, ये मेरा मतलब। बिल्कुल सही है। दो उलट पुलट तो है ही, लोग उसको मानते हैं लेकिन हमारी जिम्मेदारी उसको नहीं मानते हैं। क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए। मेरी जो शिक्षा रही है सर, उसमें यही एक बात रही है कि आप क्या हैं, आपको क्या होना चाहिए और आप वो क्या कैसे बन सकते हैं। अगर आप इस प्रक्रिया से गुजरेंगे ना तो कहीं ना कहीं आप एक अच्छे कलाकार बन सकते हैं। कोई सवाल? हाँ, छेड़िए ना, हम छेड़ने को तैयार हैं। उस समय तो आप लोग भी छेड़ेंगे, ऐसा नहीं कि बैठे बैठे सुनिए। आपकी पर्सनैलिटी ऐसी कि आपको छेड़ा जाए। वैसे हमसे जब तक कोई कहता नहीं हम कुछ कहते नहीं है। इसीलिए कह रहे कहिए।
लखनऊ के वातावरण को थोड़ा सा आपके माध्यम से जानना चाहेंगे। उस समय जब आप सक्रिय हुए और फिर कैसे वहाँ भारतीय नाट्य अकेडमी स्थापित हुई, उस समय कौन कौन लोग थे जिन्होंने थिएटर को लेकर वहाँ एक वातावरण बना रखा, क्योंकि ये हिसाब से आपने गुरु राज सागर का नाम लिया, फिर अनिल रस्तोगी की वजह से ये बहुत इतने सीनियर लोग हैं सब, सबको हमने कुछ देखा सुना समझा है, पर लखनऊ के थिएटर का एक जो वातावरण है उसको एक साफ रूप से बताएंगे उस समय। हाँ, जैसा कि मैंने बताया कि मैं हिंदुस्तान के कई जगहों से घूम के लखनऊ पहुंचा था। मतलब मेरा जन्म लखनऊ में हुआ था, लेकिन मेरे पिताजी रिजर्व बैंक में थे, तो हर 3-4 साल में ना स्टेट कैपिटल्स में ट्रांसफ़र होता रहता था। और जब मैं ग्रेजुएशन के स्टेज पर पहुंचा, मतलब फाइनल ईयर्स वो क्या बोलते हैं स्कूलिंग में, मैं केंद्रीय विद्यालय का पढ़ा हुआ हूँ, तो वो वहाँ पहुँचा तब मुझे वहाँ के बचपन से मैं थिएटर करता था, मैंने स्कूल कॉलेजेस में, और रेडियो से मैं जुड़ा हुआ था। जब मैं लखनऊ पहुँचा तो वहाँ पे टेलीविज़न भी शुरू हो गया जी। तो वहाँ पे ये अपने इतने जिन्हें हम पितामह कहते हैं, डॉक्टर अनिल रस्तोगी और राज बिसारिया साहब जो हमारे गुरु हैं, ये लोग तो पहले से काम कर रहे थे। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे पता चला कि भाई एक भारतीय नाट्य केंद्र करके एक संस्था, वो एक इंस्टीट्यूशन शुरू किया गया है, जो कि राज बिसारिया साहब के माध्यम से शुरू हुआ है, उत्तर प्रदेश सरकार से मिलके। तब वो 3 महीने का एक पार्ट टाइम इवनिंग कोर्स हुआ करता था, जैसा हम लोगों के यहाँ मानते हैं ना जब। लेकिन यहाँ पे आप जैसे वरिष्ठ रंगकर्मी जो हैं, अगर आप उनसे जुड़ते हैं तो ये लोग अपने तजुर्बे के माध्यम से अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन होते हैं। तो आप इनसे सीखते हैं, जैसे आपने कहा कि मैं इनसे जुड़ा, तो होता क्या है कि आदमी, लेकिन आज टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व है ना हर क्षेत्र में, इसलिए आपको उस माध्यम में रहना बहुत ज़रूरी है। 2 साल 3 साल में जब आप किसी भी इंस्टीट्यूशन में रहते हैं ना, तो वो आपको घोल के कुछ नहीं पिलाता है, लेकिन आपको उस माहौल में रखता है 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 1 साल के लिए। तो वहाँ पे आप सोचते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, सब कुछ उस माहौल में रह करके जीते हैं, तो आपकी ग्रोथ और आपकी अवेयरनेस ज़्यादा होती है। तब से जुड़े थे वहाँ पे। सर बाहर से पढ़ाने को उनको लाते थे? सर बाहर से पढ़ाने के लिए, जैसे मैं जब था तो बादल सरकार भी आए थे, अरुण मुखर्जी भी आए थे हमारे ज़माने में, और फ्रिट्स बेलवेट्स भी आए थे उस ज़माने में बाहर से। लेकिन क्या होता है ना कि उनकी वो कब अवेलेबल है, जो लोग बाहर वाले हैं वो आते हैं, तो उससे क्या होता है, जैसे मैंने कहा कि मेरा बंगला थिएटर से बचपन से इसलिए रहा कि मैं बंगला स्कूल में पढ़ा था, रविंद्र संगीत और नाटक मेरे बचपन में। लेकिन किस्मत देखिए, फिर भारतीय नाट्य अकेडमी में जब मैं था तो वहाँ पर भी कौन आया, बादल सरकार आए, कौन आया, अरुण मुखर्जी आए, बहुत बड़े नाम है बंगला थिएटर के वहाँ पे उस ज़माने के। तो वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, बहुत अलग अलग तरीके का रंगमंच चलता रहता था। वहाँ पे दर्पण था, थिएटर आर्ट्स वर्कशॉप था, राज बिसारिया साहब का, सूर्यमोहन भाई का भी अपना एक ग्रुप था वहाँ पे, है अभी भी है। फिर एक जितेंद्र मित्तल करके वहाँ पे बहुत ही मतलब कई सालों से रंगमंच करते आ रहे हैं, यायावर उनकी संस्था का नाम है। इस तरीके से एक मैंने प्रोफेशनली तो नहीं, लेकिन हाँ एक अच्छा रंगमंच वहाँ होता रहा। मैं भाग के कोलकाता जाता था, मेरे चचा एयरफोर्स में थे, वहाँ पोस्टेड थे, तो मैं वहाँ जाके वहाँ का थिएटर देखता था, क्योंकि मुझे बंगला आती। फिर मैं दिल्ली भाग के जाया करता था। मैं भारतीय हिंदू नाट्य अकेडमी में पढ़ भी चुका हूँ, 1.5 साल वहाँ पे फ्रीलांसिंग करने के बाद मैंने 2 साल पढ़ाया है भारतीय हिंदू नाट्य अकेडमी में। और जो 1.5 साल बीच का था ना, वहाँ पे मेरा मतलब प्रोफेशनल थिएटर तो था नहीं। तो ये दोनों भी सर, ये दोनों भी चिल्ड्रन थिएटर वाले हैं, ये दोनों भी। सर हम लोग बच्चे ही हैं अभी भी, अगर कहें तो बचपना ज़्यादा अच्छा रहता है सर। सर मैं अभी वही कह रहा था कि आपके अंदर का बच्चा जो है ना,
वो हमेशा जीवित रहना चाहिए। तारा जी ने बोला वही कि आपसे 40 करवाता साल है का हो गया तो बोले वो, बाल जैसे नहीं रह गया। जैसे कि हाँ, इनको यही कहा मैंने, आप 40 साल का उम्र क्या होती है। सर एक महत्वपूर्ण मुद्दा जो शायद हिंदी थिएटर की सब जगह शायद समस्या हो, एक फ्री फोकट में देखने की जो परंपरा कहें प्रचलन हो गया है, आदत में आ गया है। जैसे केजी त्रिवेदी जब यहाँ नाटक करते हैं, प्रयास करते हैं कि भाई टिकटेड शो हो और लोग टिकट लेके आएँ। हालांकि एक ने टिप्पणी भी की कि मुफ्त खोरों के मुंह पे तमाचा वमाचा। मैं उस शब्द से सहमत नहीं हूँ, मुफ्त खोर शब्द नहीं। तो क्या ये हिंदी बेल्ट में सब जगह ये है? लखनऊ में भी पोजीशन है? हर जगह है सर। देखिए मैंने कहा नहीं, टिकट देने की एक ज़माने में यहाँ आदत थी भोपाल में, टिकटेड शो होते थे। नहीं सर, मैं दो बातें कहना चाहता हूँ। कोलकाता जाता था, वहाँ पर भी मैं देखता था कि एक प्रोफेशनल थिएटर होता है, वहाँ कल्चर मतलब गुजराती थिएटर का और मराठी थिएटर का, गुजरात में और महाराष्ट्र में कल्चर है। हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या क्या है ना, हिंदी बेल्ट में, उसका भी कारण जो मुझे समझ में आता है कि इन्वेजन्स जो होते हुए रहे हैं ना हमेशा बाहरों से, वो नॉर्थ में ज़्यादा होता रहा है। उसकी वजह से वहाँ पे इस किस्म का कल्चर डेवलप नहीं हो पाया। दूसरी चीज़, अगर उसको सुधारना है हमें ना, तो मेरा एक ही मानना है, वही खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से खुद पूछे बता नहीं रह जा क्या। आप ऐसा नाटक कीजिए कि 2 शो के बाद बाहर ये माउथ पब्लिसिटी हो, यार कमाल का शो है, और आप कहें कि मैं बिना टिकट के देखने नहीं दूंगा। बिल्कुल सही सर। हमारे यहाँ माफ़ कीजिएगा, मैंने गुजराती थिएटर में, मराठी थिएटर देखता हूँ, मैं कोलकाता जाकर थिएटर मैंने देखा है, नीचे साउथ में मैंने जाकर के देखा है। सर सबसे बड़ी समस्या क्या है ना, हम अभाव में काम करते हैं ना, वो अभाव हमारे नाटकों में नजर आता है। सही बता रहा हूँ, कंप्रोमाइज बहुत है। हाँ, तो कभी जो है ना, हम कभी किसी से को मजबूर नहीं कर पाते हैं कि तुम आ करके हमारा नाटक देखो। हमें ये हमारी कमजोरी है। हम में से कोई टाटा या बिरला नहीं हुआ जिसने हमें ये सपोर्ट किया हो। अगर पता नहीं है मुगल आजम प्ले आया था कि नहीं आया था, देखा आपने? नहीं आया ना, वो आ भी नहीं पाएगा। हाँ, वो इसलिए नहीं आ पाएगा कि उसके टिकट की कीमत इतनी है। शिवाजी वाला कौन सा आया था नाटक? जानता राजा आया है यहाँ। हाँ, अभी जैसे मैं जो छोटी अच्छी फिल्में बनती है ना सर, उसको लोग क्या कर रहे हैं, पहले हिंदुस्तान में नहीं दिखाते, वो जा करके ना वर्ल्ड सिनेमा में और जब वर्ल्ड सिनेमा में उसका नाम हो जाता है ना, ये हमारे यहाँ की प्रथा है हमारे देश की। जब मैं लखनऊ में था, मैं टेलीविज़न करता था, मैं रेडियो करता था, कभी मुझे किसी ने इंटरव्यू नहीं लिया, न अखबार वालों ने, न टेलीविज़न ने, न ही आकाशवाणी ने। लेकिन जब मैं मुंबई में पहुंच के काम करने लगा, मेरे 3 काम आए थे, मैं वापस जब गया ना, तो तीनों ने मेरा इंटरव्यू लिया। ये मुंबई से आए हैं। अरे भाई, मैं तो तेरे यहाँ का था, तेरे यहाँ का ही हूँ। मुंबई के छप्पर लग गए। हाँ, तो उसी तरीके से ऐसे सिनेमा में ना, जो वो लोग बाहर लेके जाते हैं और देखते हैं ना, एक क्या बोलते हैं, 2 इस तरीके के बने थे जिसमें लिखा रहता अंदर, ये इंटरनेशनल में नॉमिनेट हुआ, ये इंटरनेशनल में नॉमिनेट हुआ, तब हाँ आइकन। तो जो है ना, लोग कहते अच्छा अच्छी फिल्म हो, तब लोग जाते थे। ये हमारे यहाँ का मतलब दुर्भाग्य है, लेकिन सच्चाई यही है। तो सर आप अभी करते नाटक? कौन? मैं करवाता हूँ। मैं अब क्या होता है ना, एक कहावत है कि व्हेन इन रोम डू एज द रोमन्स डू, जैसा देश वैसा भेष। मैं वहाँ गया था, तब मैं वहाँ नाटक करता था। राजा बुंदेला, सुष्मिता मुखर्जी, उनके साथ मैंने नाटक किया। अन्नू कपूर और आलोकनाथ, उनके साथ नाटक किया। फिर मैं शुभा खोटे जी का नाम सुना होगा, उनके साथ मैंने नाटक किया। लेकिन होने क्या लगा, तब वीकली सीरियल आता था, और फिल्मों में मुझ जैसे व्यक्तित्व को कोई जल्दी या एकाध सीन उस तरीके के लोग सोचते, क्योंकि सिनेमा तब लार्जर देन लाइफ है। तो मैं नाटक करता था और वो भी करता था।
जब मैं वहाँ वीकली सीरियल्स वगैरह शुरू किया, जब मैं पहुँचा ही था तब टेलीविज़न की शुरुआत हो रही थी, प्राइवेट चैनल्स की। तो होने क्या लगा ना कि अगर मैं बोलूँ कि मेरा शो है, तो भाई तुम डिसाइड कर लो तुमको नाटक करना है कि तुमको टीवी करना है, फिल्म करना है। धीरे धीरे वो जो है ना छूटता चला गया। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि मैं रंगमंच का हूँ, रंगमंच का ही रहूँगा, तो मैं अगर नाटक नहीं करता हूँ तो मैं जब भी किसी शहर में जाता हूँ ऐसे अपने रंगमंच के दोस्तों के साथ मिल करके एक अच्छा समय व्यतीत कर लेता हूँ और अपना तजुर्बा शेयर करता हूँ। मैं ये करता सर यही बात लास्ट बात तो प्रदीप जी बोले ड्रामा शो के लिए वो प्रोफेशनल है, वहाँ नहीं जाना उनका ड्रामा शो वो प्रोफेशनल जगह है, वहाँ आमंत्रित होऊंगा तब जाऊंगा, सीधी सी बात। लेकिन यहाँ पे जो रंगमंच वाले हैं वो मेरे अपने हैं, मेरे पास समय है, आइए बैठिए हम लोग थोड़ा समय गुजारें साथ में और मैं अपना तजुर्बा शेयर करूँ। क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग हिंदी बेल्ट के वहाँ जाते हैं, तो वहाँ जाने के पहले आपको किन किन चीज़ों को जो मैंने झेली हैं वो मैं आपसे शेयर करूं कि वो कम आपको है झेलना पड़े, मैं वो शेयर करता हूं जाकर। इसलिए बोल रहा हूँ सवाल आप सवाल करें, मैं आपको जवाब। मतलब 1000 शो होना तो मामूली बात है, 1000 शो होना, यहाँ पे तो 100 शो हो जाए किसी हिंदी नाटक के। जैसे घासीराम कोतवाल के शायद 200-250 शो हुए, कितने हुए? आपका भी केजी एक नाटक है ना जिसके काफ़ी 20-22 शो हुए। सर मेरे एक ही सवाल का जवाब दीजिएगा। मैंने जैसे कि कहा कि मैं यहाँ रंगमंडल का नाटक देखने आया, रंगमंडल बंद क्यों हुआ? वो तो बहुत सारे, वन ऑफ द रीजंस हमने क्या पॉलिटिकल वगैरह सब कुछ है। हाँ पॉलिटिकल ही है, लेकिन कहीं ना कहीं नहीं, पॉलिटिकल उतना नहीं है। फिल्में भी कहीं थी, ना कहीं सीरियल टीवी शुरू हो गया था। नहीं सर, आप तो टेलीविजन, मुंबई जैसे शहर में सिनेमा का गढ़ है ना, वहाँ पर तो गुजराती थिएटर, मराठी थिएटर होता है ना, बहुत होता है। आपने स्तर कम कर दिया अपना, बहुत होता है। जो रंगमंडल में जो स्तर शुरू हुआ था, जो मैं आके देखता था, बाद में देखा मैं उसका स्तर कम हो गया। अब आप कहेंगे कि लोग चले गए, क्यों? उस जमाने में जो लोग थे या जो बाद में आए, उनमें क्या वो भावना, वो चीज़ें नहीं रही कि आप करें? खाली वो गोल बना के वहाँ का चलना है, तो भी करना तो आपको यहाँ पड़ेगा ना भाई। जब आप यहाँ अच्छा करोगे तब वहाँ के लोग आपको पूछेंगे ना। तो सर ये कमी हमारी गलती है, कहीं ना कहीं हम सरकार को किसी, ऐसा मेरा मानना है। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ समय के बाद अभिनेता और डायरेक्टर चीज़ों को टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं, इसलिए शो पिटते जाते हैं। हिंदी बेल्ट पे जो पहले शो में मेहनत होती है, रिपीट शो में नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। ना एक्टर करता अपनी तरफ से, ना डायरेक्टर करता। और सर कहीं ना कहीं आर्थिक कारण भी होता है, जो सबसे बड़ा होता है। अब आर्थिक को, जैसे वहाँ तो मराठी बेल्ट में मराठी कलाकार मराठी थिएटर पर डिपेंडेंट हैं, बंगले खरीदते हैं, वहाँ पे गाड़ियाँ खरीदते हैं, बच्चों की एजुकेशन रहती है। यहाँ तो सोच ही नहीं सकते हम। सर मैं बता रहा हूँ ना कि जैसे देवेंद्र भोजानी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। जब हम, जैसे मैंने बताया ना, जब मैं नाटक करता था, मुझसे कह दिया गया कि तय कर लोगे आपको नाटक करना है कि टीवी करना है कि फिल्म करना है। ये लोग कमांड करते हैं, बोलते मैं सैटरडे संडे को शूटिंग नहीं करूंगा, मंजूर है? वो इस तरीके की बात करते हैं। अब आपको मेरी ज़रूरत है तो आप सैटरडे संडे को मेरे शूटिंग मत रखना शाम को 2 बजे के बाद। सर 3-3 शोज होते हैं सैटरडे को। हाँ 3-3 शो होते हैं संडे को, एडवांस बुकिंग हो जाती है, तभी तो 1000 होता है। 1000 ऐसे थोड़ी हो जाता है। वो कमांड करते हैं, हमारे कमांड ही नहीं कर सकते। हाँ भैया ठीक है, मैं नहीं करता, तेरे पास आ जाता हूँ यार, तू ही करा ले कुछ यार मुझसे। वो भी ये जैसे वो डिप्टी मिश्रा है आगरा में थिएटर का, हाँ। उन्होंने बताया कि हमने मेंबर बना लिए, 300 मेंबर है उनके, और उनसे एक चंदा लेते हैं साल में 2000 रुपये, पति पत्नी। आप देखिए 8 नाटक देंगे। अच्छा। ये हाँ ये गुजराती थिएटर, मराठी थिएटर में भी है। अच्छा। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है, नई चीज़ है, नई चीज़ बता रहे हैं आप। वहाँ पे ये कल्चर ऐसा है कि जैसे वहाँ के बहुत ही प्रसिद्ध गुजराती नाटकों के जो है
की जो संस्था है, जिसके ओनर जो है मेरे मित्र हैं, उन्होंने मुझे बताया उनका हर शो देखना मेरे लिए ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आपका रिव्यू लेते हैं, ठीक है? तो उनके जो शो शुरुआती जो है ना, कम से कम 25 से 30 शोज जो है ना, वो मुझे देखने को नहीं मिल सकते। वहाँ पे मुझे मुख्य अतिथि के रूप में बुला लेंगे तो मिल जाएगा देखने। क्यों? क्योंकि उनके यहाँ ये कल्चर है कि आप 1000 लोगों को, 5000 लोगों को, कपल्स को आपने मेंबर बना लिया है, साल में 6 प्लेज आप हम ज़रूर दिखाएंगे आपको। तो उससे क्या फ़ायदा होता है ना कि उनके इतने सारे शोज़ जो है ना शुरू के इलाके के हिसाब से बुक रहते हैं, वो वहाँ जा कर के नाटक करते हैं। तो 25-30 शोज़ की तो गारंटी है ही। प्लस गुजरात में भी उन्होंने हर जगह, महसाणा है, राजकोट है, बड़ौदा है, सूरत है, वहाँ पर भी उन्होंने ये चीज़ शुरू कर रखी है कि हमारी संस्था के आप मेंबर बन जाइए। ये बहुत बड़ा कारण है। आपके कोई भी 20 परिचित तो ऐसे होंगे जो आपको 2000 दे देंगे। इंदौर में एक मराठी ग्रुप ने ये परंपरा कहना शुरू की चाहता थी। हूँ। बहुत पहले से सबसे पहली चीज मुझे जैसा जहाँ तक लगता है कि नाटक में हमेशा से बात होती है कि शो नहीं मिल रहा है, शो नहीं होते, अच्छा है, हमारे यहाँ टिकट नहीं बिकते। बचपन से सुनते आ रहे हैं, आप लोग अपने बचपन से सुनते आ रहे हैं, आज तक ये सारी चीज़ें चल रही हैं। सबसे पहली चीज़ मुझे ये लगता है कि इस पर बहुत कम ही लोग सोचते हैं कि हम नाटक कर क्यों रहे हैं, कि हम शो करने के लिए कर रहे हैं, कि हम सर्वाइव करने के लिए कर रहे हैं, कि हम इससे पैसा कमाना चाहते हैं, हम इससे करना क्या चाहते हैं। हम फिक्स ऑडियंस को हम लगातार अपने शो दिखाते रहे, वो 300 को ही या 500 को ही दिखाने का हमारा ध्येय क्या है, उद्देश्य क्या है। हम जो भी नया नाटक कर रहे हैं सिर्फ टारगेट ऑडियंस है हमारी कि हमको इनको ही कि हमारा नाटक वहीं तक सीमित रखना है। बहुत सारी जी नहीं, अभी देखिए क्या है ना, आप मुंबई आना चाहते हैं? नहीं। हाँ? नहीं आना। कौन आना चाहता है? प्लीज मुंबई काम करने आना चाहता हूं, मत करिए। शिफ्ट होने नहीं बी आना ऑनेस्ट टू चाहता। योरसेल्फ। हमारी सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम अपने काम करने आना चाहता हूं, शिफ्ट होने नहीं आना चाहता। ये तो मैंने अभी जो 4 पॉइंट्स आपको बताए ना, मेरे जीवन से 4 पॉइंट, व्हाटएवर यू वांट टू डू इन योर लाइफ, बी स्पेसिफिक। क्या बोलिए? बी स्पेसिफिक। व्हाटएवर यू डू इट प्रिसाइजली, डू इट टू द पॉइंट एंड विथ क्लैरिटी। ये 4 शब्द आप पकड़ के जीवन को चलिए। हमारे यहाँ है ही नहीं। जो आप बात कह रहे हैं ना, उसका दूसरा स्वरूप यही है कि हमको पता ही नहीं। हमने कहा ना, तलाशो पहले अपने आप को कि आपको करना क्या है जीवन में। नहीं, अभी आप शायद उस सवाल का जवाब नहीं, मैं आ रहा हूँ, सुनिए ना। नहीं तो आ रहा हूँ, लेकिन शुरू यहाँ से करना पड़ेगा। पहले अपने आप को तलाशो, फिर तराशो, और तब आओ मैदान में। तो जब आप में ये क्लैरिटी ही नहीं है, जो बात आप कह रहे हैं कि आपको 300 ऑडियंस के लिए करना है कि 30 लाख ऑडियंस के लिए करना है, जब तक आप उस स्पेसिफिकली उस विषय पे सोचेंगे नहीं ना, तब तक आप वहां तक पहुंच नहीं सकते। इसीलिए तो सर उसके लिए अगला सवाल ये होता है, हाउ टू मार्केट योरसेल्फ। हमारे रंगमंच में अभी मैं भारतीय हिंदू नाट्य अकेडमी जाता हूँ ना, अगर वर्कशॉप वगैरह करने, तो मेरा विषय यही होता है, हाउ टू मार्केट योरसेल्फ। अभी किसी बच्चे ने बताया था मैं MBA हूँ। कौन है? आप है ना, ठीक है ना। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। होता क्या है, हमारे यहाँ रंगमंच में या टेलीविज़न में या फिल्म्स में ये विषय नहीं बताया जाता। आपने कर तो लिया, सीख तो लिया, अपने नाटक तैयार तो कर लिया। भाई कोई बनिया अगर एक प्रोडक्ट बनाता है तो वो उसका अगले 25 साल तक की चीज़ को सोच के चलता है। क्या हम नाटक करते हैं तो ऐसा सोच के चलते हैं? नहीं चलते। क्यों? क्योंकि हमने कभी भी अपने को मार्केट करने पर ध्यान ही नहीं दिया है। अभी जैसे सुनील जी ने बताया ना कि वहाँ पर ये कल्चर है, आपने भी बताया वहाँ पे आगरा में, जैसे अब आगरा में शुरू हो सकता है, क्या भोपाल में नहीं हो सकता है? शुरुआत तो करिए आप। सर वो आप शायद वो बात समझे ही नहीं, मैं समझा नहीं पाया। नहीं समझा पाया। मैं ये कह रहा हूँ कि आपका उद्देश्य ठीक है, आप बड़े हैं, आप नहीं मैं समझा ना, मैं नहीं समझ पाया। नहीं सर, ये कह रहा हूँ मैं कि
हमारा उद्देश्य नाटक से पैसा कमाना है, हमको क्या बिल्कुल। देखिए एक बात सुनिए, तो आप मैंने नहीं, फिर आपने मेरा मतलब नहीं समझा जो मैंने कहा। मैंने ये कहा 4 शब्द दिए आपको, उसका क्या मतलब है, समझे आप? नहीं समझा, राइट। आप जीवन में जो भी करें, नाटक ही नहीं, अभिनय ही नहीं, कल को नौकरी भी करें, कल को आप कोई पुलिस में भर्ती बना, वहां जाएं, आप अपने एक तलाशने की जो बात मैंने कही ना, मैं आपको निचोड़ जिंदगी के बता रहा हूँ, अपने तजुर्बा। गलत भी हो सकता हूँ, आप उसको मतलब इनकार कर सकते हैं, लेकिन गौर से सुनिए। आप करना क्या चाहते हैं जीवन में, पहले वो तो तय करिए। आप तो सिर्फ नाटक की बात कर रहे हैं। तुम्हारा नाम क्या है? दीपाली कलमोदिया। दीपाली, जब मेरे साथ हुआ है पुरुष हो करके, तो हमारे समाज में लड़की के साथ हो रहे तो कौन सी बड़ी बात है यार, समझे? आज जो लोग मैंने बेदखल किया था, आज वो मुझे रिसीव करने आते हैं। जब मैं लखनऊ के एयरपोर्ट पर उतरता हूँ ना, यार राकेश चलो ना यार प्लीज, लोग मानते ही नहीं कि तुम मेरे भतीजे हो। दो अलग अलग पहलू है इसके। पहला पहलू क्या है कि मेरे समय में मेरे साथ के लोग थे, लेकिन उनको परिस्थितियों ने मजबूर किया, वो निकल नहीं पाए। मुझे परिस्थिति ने अलाउ किया कि मैं वहां पहुंच पाया, ये मेरा सौभाग्य था, समझे? मैंने आपसे कहा व्हाट एवर यू वांट टू डू इन योर लाइफ बी स्पेसिफिक। जब ये शब्द बोलता हूँ ना, किसी भी चीज़ के, आप इंजीनियर बनिए, डॉक्टर बनिए, नाटककार बनिए, जब आप तय करते हैं कि जीवन में मुझे ये काम करना है ना, तो आप वहाँ से लेकर के जिस दिन आपका जनाजा उठेगा ना, उस दिन तक का फैसला कीजिए जीवन का। क्या आप अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए ये काम कर सकते हैं? कल को 25-30 साल के होंगे, आपकी शादी होगी, आपके बच्चे होंगे, आपके माँ बाप बुजुर्ग होंगे, क्या आप इन चीजों की जिम्मेदारियों को लेकर के वो काम कर सकते हैं? देन ओनली यू कैन टॉक अबाउट दिस। हमारे में सबसे बड़ी कमी यही, मैं अपने तजुर्बे से शेयर कर रहा हूँ, आप इनकार कर दीजिए। क्या मैं सच नहीं बोल रहा हूँ? यही कह रहा हूँ मैं कि आप जो बातें कह रहे हैं वो सब सारी सही है। तो वही चीज जो है ना, आप तो सिर्फ नाटक की बात कर रहे हैं ना। सवाल आप तो हमारी और आपकी जिम्मेदारी है ना। यही तो अभी जैसे सुनील जी ने बताया, आपने बताया कि भाई ये वहाँ कल्चर है, आप उसको अपनाइए, आप अपना के देखिए और उसके बारे में सोचिए। यही तो बात है कि सवाल चलते रहते हैं, इसके जवाब भी हर डिस्कशन में कहीं ना कहीं निकलते रहते हैं। लेकिन उसको उसका पालन करना भी तो जरूरी है ना, इसीलिए बार बार के सवाल आते खड़े होते जाते हैं। यही कहने का नहीं, सवाल है तो आप उसका जवाब को इम्प्लीमेंट भी कीजिए ना। अगर ये मेरे लिए नहीं, सभी हिंदी थिएटर के लिए बात है। अभी जैसे कि हम सब बार बार यही सवाल करते रहते हैं। मिश्रा भी बीएनए का है, आश्रम में काम कर रहा हूँ। हाँ, बीएनए का। अगर वो वहाँ वो कल्चर शुरू कर सकता है ना, तो इसका मतलब हमें भी एक कोशिश जरूर करनी चाहिए। हिसार में भी मेरे 2-3 दोस्त हैं, वो इसी तरह का काम कर रहे हैं कि उन्हें फिक्स हम लोगों ने थिएटर क्लब्स होते हैं, उसकी मेंबरशिप दी जाती है, उन लोगों ने कर दी। फिल्म कारपोरेशन, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे प्लेस में कमी है, क्योंकि हम लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे। तो वहाँ भी कोशिश करना भी एक जरूरी चीज है। कोशिश करी नहीं तो फिर कैसे कह सकते हैं? हाँ, जैसे मेंबर थे, हाँ, लोग देखते थे। जैसे लखनऊ में थोड़ी ना वो FTII की फिल्में आ जाती थी, वहाँ पर भी हर शहर में, भोपाल में भी कहीं ना कहीं फिल्म क्लब हुआ होगा, जहाँ पर बाहर की फिल्में, ये तो अब जो है ना आपको उपलब्ध हो गई हैं। ऐसे कई बार डिस्कशन में ये सवाल आए हैं और शायद सर की तरफ से भी बहुत बार। देखिए, हमारी जिम्मेदारी ये भी होती है कि अगर हम सवाल कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं, मैंने जैसे मैं अपनी, इनकी और उनकी बात करूँ, आप लोगों की नहीं, कि अगर हमने इतने सालों से काम करते आ रहे हैं और हमारे जहन में सवाल आया है, तो क्या कभी हमने इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश की है? सिर्फ सवाल को सवाल बना करके ही छोड़ दिया है? ये भी तो हमारी जिम्मेदारी है ना। कल को अगर आप आ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो ये सवाल आपके साथ भी रहेंगे, लेकिन क्या हमने कभी उसके जवाब की कोशिश की है और उस जवाब को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है? वो भी हमारा ही काम है। फ्रिट्स बेनिफिट्स या बाहर का आदमी आके नहीं बताएगा। हाँ, बाकी चीज़ों में बाहर की नकल हो जाती है, हम लोग ये भी करके देखें, तो शायद कहीं कोई जवाब मिले। ओवरऑल जो है ना, वो अपने परिश्रम पर बहुत निर्भर करता है। मैं केवल थिएटर की नहीं, ओवरऑल जीवन दृष्टि की बात कर रहा हूँ। ये जो बात का जवाब मैं भोपाल से
भोपाल में और हमेशा कोई चीज़ नहीं, ये हमेशा में युवराज सिंह थे। एक मिनट बता, एक बार एक तो ये है, और दूसरा ये कि जो जितने अपने वरिष्ठ हैं ना, उनसे हमेशा उनके पास बैठना चाहिए, उनके काम को देखना चाहिए, उनके पास अनौपचारिक भी जाना चाहिए। एक अपने शहर की सबसे बड़ी खास बात है कि सब महापंडित हैं मतलब इस तरह से, और सबको सब आ गया। सर यहाँ की नहीं, हर जगह की बात है। अभी जिस तरीके की बात आप कर रहे हैं ना, लखनऊ में भी ऐसा है कि आदमी चाहता है कि मैं नाटक करना चाहता हूँ, और आपने दर्पण संस्था में गया, मैं नाटक करना चाहता हूँ, तो जब ये कहते हैं ना, तो आप अपने आप को, मान लीजिए राजा हरिश्चंद्र नाटक हो रहा है ना, तो उसमें आप डायरेक्ट अपने आप को राजा हरिश्चंद्र का ही रोल करवाना चाहते हैं। आप वहाँ बैक स्टेज में काम नहीं करना चाहते हैं। आप किसी तरीके से आपको कोरस में खड़ा कर दिया गया तो आप अपनी इंसल्ट महसूस करने लगते हैं, और दूसरे शो के बाद आप अपनी एक संस्था बना लेते हैं, आप वरिष्ठ हो जाते हैं वहाँ। समझ गए? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, आप सीखना नहीं चाहते, आप धीरज नहीं रखना चाहते। ये हमारी कमी है ना, उसके लिए हम किसी को दोषी नहीं दे सकते। इसी शहर में और हर शहर में इसी शहर में एक वातावरण ये भी रहा है कि भारत में जो नाटक होते थे, तो जो वहाँ के ट्रस्टी सेक्रेटरी थे वो भी गाड़ी से उतरते थे, 10 रुपये गार्ड को देते थे, तो 2 टिकट देता था उनका, उनकी वाइफ का 30 रुपये का, 4 रुपये लेता, फिर वो अंदर जाते थे। तो वहाँ पर ये भी था कि बिना टिकट किसी को बेचने के भाई चैरिटी बिगिंस एट होम बोलते ही है ना सर, इसी को। हमारे यहाँ जैसे कि आपने बोला ना, सर ने बोला ना कि हमारे साथ भी ऐसा होता था लखनऊ में कि मैं अपने मामा के यहाँ गया, मैंने कहा मामा मेरा नाटक है, आज कितने पास दे रहे हैं? कहानी खत्म हो गई। मैंने मामा को पास नहीं दिया। जब घासीराम दिन अखबार में छपा कि भाई बड़ा अच्छा नाटक हुआ, अरे यार तुमने बुलाया नहीं, अगला है, आ जाओ टिकट लेकर। हाँ सर, जब घासीराम कोतवाल का पहला शो हुआ था, कारण जी खड़े हुए थे गेट पे, बगैर टिकट कोई नहीं जाएगा, और 10 साल से नीचे का बच्चा नहीं जाएगा अंदर। उनके बड़े बड़े परिचित, उनसे दोस्त घनिष्ठ रखने वाले लोग इस कॉन्फिडेंस में थे कि बगैर टिकट के जाएंगे और बच्चे को साथ लेके जाएंगे। नहीं जाने का बाहर। सर वही ये चर्चित घटना है, हम लोगों की आंखों देखी घटना है। राज बिसारिया साहब का जो ग्रुप है ना, थिएटर आर्ट्स वर्कशॉप, वहाँ पर भी ऐसे ही होता है। लेकिन चूंकि भारतीय नाट्य अकेडमी एक सरकारी संस्था है, तो वहाँ पहले शो में जो लोग आते हैं वो कौन होते हैं मालूम है? जितने सरकारी लोग होते हैं ना वो आते हैं, क्योंकि वो फ्री, भाई सरकार का है, हम तो फ्री में देखेंगे, हम 5 रुपए भी नहीं देंगे, अरे हम देते। तो ये कहीं ना कहीं हमको इस चीज़ से उबरना है। उसके लिए ज़रूरी है कि हम ऐसा क्वालिटी प्रोडक्ट बनाएं, कोशिश करें जिससे कि लोग मजबूर हो आने को। सर ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। हाँ प्लीज़ सर, जैसे बहुत देरों से सोच रहा था, तुम लोग कोई बोल ही नहीं रहे हो, एक ही आदमी लग रहा है। जैसे होता है ना, अभी किसान वाले आंदोलन में एक नेता खड़ा कर दिया गया है, वही बोल रहा है। सर मेरा सवाल ये है कि जैसे पहले जो हिंदी सिनेमा था उसका, और पहले क्या अभी भी, कि मुंबई एक फिक्स जगह हो गई है ना, तो सर मतलब जैसे दीदी करना चाहती है मेरी, मुझसे बड़ी है, उसके बाद मतलब जो पढ़े लिखे लोग हैं, जैसे आपने अभी बताया कि सपोर्ट किसी का नहीं है, जैसे कुछ लोग अशिक्षित होते हैं वो समझ नहीं पाते, और अब पढ़े लिखे लोग यूट्यूब भी देखते हैं, सब कुछ चला रहे हैं, फ़ोन भी चला रहे हैं, उसके बाद भी सर वही मानसिकता है, वो बदल क्यों नहीं रही? मतलब वो समझ में नहीं आ रहा। ये 2 अलग अलग सवाल हो गए मेरी नज़र में, मैं गलत हूँ तो बताओ। अभी क्या है ना, सरकार को भी इस लेवल पर थोड़ा सा काम करना चाहिए। जैसे कि आज अगर मैं मिलूँगा, आपके कौन आ रहे हैं वहाँ पे? प्रिंसिपल सेक्रेटरी आ रहे हैं, जैसे मैं उनसे गुजारिश करने की बात करने जा रहा हूँ। क्यों? ये गुजारिश हमने लखनऊ, मैंने उत्तर प्रदेश सरकार से की थी। आज वहाँ पे अगर आप वहाँ आके फिल्म बनाते हैं तो आपको 30% तक का सब्सिडी मिलता है। उससे 2 फायदे हो रहे हैं। एक तो आपको टूरिज़्म जो है वो बढ़ रहा है वहाँ पे, प्लस आज आप देख रहे हैं कितनी फिल्मों की शूटिंग लखनऊ आसपास और उत्तर प्रदेश में हो रहा है। उससे क्या हो रहा है, आपके और आपके जैसे कलाकार जो वहाँ से नहीं निकल पाए, जिसका मैंने कहा ना, जिक्र किया, मैं आया लेकिन और तो नहीं आ पाए, उनको भी वहाँ मौका मिल रहा है। दूसरे टेक्निकल फील्ड के भी लोगों को मौका मिल रहा है काम करने का, चाहे वो आगरा हो चाहे भोपाल में कितनी शूटिंग होती है। सर भोपाल की MP की फिल्म टूरिज्म पॉलिसी आ चुकी है, एप्लीकेबल है?
यहाँ सब्सिडी देने की बात करते हैं, सब्सिडी सारे सब चीजें अनफॉर्चुनेटली फिल्म इंडस्ट्री को पता ही नहीं। अभी सब्सिडी का नहीं हुआ, अभी कोई ऐलान नहीं हुआ, सब्सिडी का कोई ऐलान नहीं। सॉरी एक मिनट, अभी मुंबई के नामी गिरामी 22 प्रोजेक्ट यहाँ पे अप्लाइड हैं सब्सिडी के। सर अगर उसका कोई वेबसाइट हो तो मुझे बताइएगा, मैं वहाँ वहाँ जाकर की साइट पे पब्लिक डोमेन में मैं बताऊँ, मैं एक फिल्म करने आया नहीं, अभी सब्सिडी नहीं है छत्तीसगढ़ में, अब सब्सिडी यहाँ पे नहीं है। चालू हो गई अभी तो राजकुमार संतोषी जी करके गए फिल्म अभी, तो अभी शुरुआत हुई होगी। नहीं, मैं आपको थोड़ा सा एक मिनट मैं बताऊं, जिस तरीके से यूपी में लोग धकाधक शूटिंग कर रहे हैं और इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे सब्सिडी की बातें होती हैं। नहीं, उसमें मैं आपको थोड़ा सा माफ़ी चाहता हूँ, रोक रहा हूँ। जो अपने यहाँ की फिल्म टूरिज्म पॉलिसी है उसमें ये है कि आपकी फिल्म आप बनाते हो, यदि आपकी पहली फिल्म है तो आपके लिए उसमें अलग मापदंड होंगे, दूसरी फिल्म है तो मापदंड अलग होंगे। फिल्म का 75% अगर मध्य प्रदेश में शूट हुआ है तो सब्सिडी का अलग मापदंड होगा। उसमें से जो मुख्य कलाकार हो उसमें से इतने प्रतिशत कलाकार आपके मध्य प्रदेश से हैं तो अलग मापदंड होगा। इस तरह करके उन्होंने टेबुलर फॉर्म में चीज़ें बना दी हैं जो कि पब्लिक डोमेन पे सबके लिए अवेलेबल है। और जो मैंने बताया कि 22 एप्लीकेशंस लगी हुई, तो 22 एप्लीकेशन मतलब जो बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस मुंबई के हैं जिनको राष्ट्रीय स्तर पे लोग कहते हैं, जैसे यशराज, सबके यहाँ पे प्रोजेक्ट्स लगे हुए हैं। सब्सिडी शूटिंग पूरी होने के बाद आपकी जब फिल्म रिलीज हो जाएगी तब क्या कहते हैं आपको मिलेगी। सर तो आप जो उत्तर प्रदेश जो ना फिल्म बंधु उसकी जो चीज़ पढ़ेंगे ना उसमें भी यही सारी चीज़ें हैं, लेकिन वहाँ कब से लागू है, 10 साल हो गए। यहाँ पे अभी उसका प्रचार प्रसार नहीं करा उस तरीके से। तो आप करेंगे नहीं तो फायदा ही नहीं है ना। जैसे मुझे आप में कोई भी मुझे दे दीजिएगा ये उसका वेबसाइट का, क्योंकि दूसरी चीज़ क्या बुरी चीज़ है जो मेरी नज़र में, अगेन मैं अपने लोगों के लिए बात करता हूँ, आप क्या कर रहे हो, आप बड़े 15 लोग जो है ना उनको बता रहे हो, आप उसको कॉमन क्यों नहीं करते, आप उसको प्रसारित क्यों नहीं करते, आप सिर्फ उन्हीं को लेकर के, क्या जो छोटी फिल्में बनाते हैं वो लोग नहीं फिल्म वाले होते हैं। उन्होंने सर एक नियम कर रखा है, ये गलत है कि इंडियन सिनेमेटोग्राफ एक्ट के हिसाब से 90 मिनट से नीचे की अगर फिल्म होगी तो उसको कोई चीज सर ये सारी चीजें फिल्म बंधु में भी है पर आपने नहीं पढ़ा है। हाँ फिल्म बंधु में नहीं पढ़ा, ये सारी चीजें हैं। आप अगर 5 कलाकार को मुख्य जो मेन कैरेक्टर्स में से 5 अगर उत्तर प्रदेश के लेते हैं तो 5 लाख प्रति कलाकार सरकार प्रोड्यूसर को देगी। आप उनको दिखाइए, अगर आपने 4 लाख रुपए अपने उस आर्टिस्ट को दिया है ना तो सर 4 लाख रुपए आपको सरकार देगी। जो आप बात कर रहे हैं ना कि इतने पॉलिसी बहुत अच्छी पॉलिसी है। और अगर आपके यहाँ पॉलिसी है तो माफ़ कीजिएगा, शायद उन्होंने पर्सनली 20 लोगों को भेज दिया होगा, वहाँ पे किसी को पता नहीं। अगर पॉलिसी है तो वही अगेन, अगर चीज़ है तो उसको मार्केट तो करो आप, लोग कैसे आएंगे। और जबकि भोपाल में मैं एक फिल्म करने आया था, वाह ताज की शूटिंग की थी मैंने यहाँ। अच्छा, और मेरा चूँकि संबंध आना जाना थिएटर की वजह से रहा है, बहुत अच्छे कलाकार हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जो काम करवाने वाले लोग हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। उनको मौका नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? वो सब अपने लोग लेके आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि जब मुझे आपसे सपोर्ट ही नहीं मिलने वाला है सरकार के तौर पे, तो मैं क्यों करूँ, लोग ये सोचते हैं। और जब उत्तर प्रदेश जाते हैं तो वहाँ पे आप, जैसे आपने बताया ना, आप आर्टिस्ट लोगे तो मिलेगा, आप वहाँ के टेक्नीशियंस लोगे तो आपको सपोर्ट मिलेगा, आप इन लोकेशंस पे जाओगे तो आपको सपोर्ट मिलेगा, तो उनको फायदा होता है। और वहाँ पर भी यही होता है। एमपी टूरिज्म के होटल्स में 40% तक का डिस्काउंट। सर आपको वहाँ पर भी कोई फिल्म बनाने के लिए पैसे नहीं देता है। जब आप फिल्म सेंसर हो जाता है तब एक अमाउंट मिलता है, और उसमें पब्लिसिटी के लिए नाम पे एक अमाउंट मिलता है। आपको पता है 2 फिल्में अभी मैंने देखी हैं, NH10 जो बनी थी उत्तर प्रदेश में, और एक वो नील बटा सन्नाटा, 2 फिल्मों को सर 70% तक दिया गया। तो फिर इंकरेज होगा ना आदमी जाने के लिए। आप इंकरेज करने के लिए मार्केट तो करो। वही ना, हमारे में कमी है कि हम मार्केट ही नहीं करते हैं। सर वो मार्केट में ये इशू ये भी आता है ना कि जो बॉडी ये बना रही है ना, जो बॉडी ये चीज़ें तैयार करती है, इसमें आम आदमी का दखल नहीं होता है। जैसे आम आदमी, जैसे आप आर्टिस्ट हैं, कोई भी आर्टिस्ट है या जो भी सालों से वरिष्ठ रंगकर्मी बैठे हैं, सब काम कर रहे हैं, तो कभी कभी ये होता है कि उनकी सजेशन कई जगह कुछ लोग नहीं लेते, और कुछ ये होता है कि भाई वो FTI से आए, कोई पास आउट हो गया, उनको अपॉइंट कर लिया, वो उसकी पॉलिसी तय कर देते हैं, वो बोलते हैं
कि भाई ये 5 बड़े प्रोडक्शन इन्हीं को मेल करो। नहीं, इसमें अखिलेश जो बोल रहे हैं उसी चीज को आगे बढ़ाऊंगा। परसेप्शन बहुत गंदा है। हाँ, मतलब हम कितना भी फिनिश्ड पेपर वर्क लेके जाएंगे, अच्छा चलिए ठीक है सर, हम कितना भी स्ट्रॉन्ग पेपर उनका वर्क, परसेप्शन गंदा है ना। नहीं, आपको पता है ना ये चीजें, मैं आपसे कह रहा हूँ आप मुझे वेबसाइट भेजिए, देखिए हम करते हैं ना चल के वहाँ पे। नहीं ये तो है सर, वो तो आपसे तो हो ही जाएगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ मेरे से नहीं, मेरे जैसे लोगों से, आप जैसे से हो जाएगा। हमारे अभी 5 लोग जो है लखनऊ उत्तर प्रदेश जाके बात करना चाह रहे हैं ना, हमें शूटिंग के, हम उनको घुमाते हैं ना यहाँ पे। अरे तुम्हारे मध्य प्रदेश में भी है, क्योंकि मध्य प्रदेश में अभी भी कई ऐसे लोकेशंस हैं जिनको एक्सप्लोर नहीं किया गया है। सर वहाँ जाके शूटिंग करेंगे तो पहली चीज़ क्या होगी कि उत्तर प्रदेश में जो लोकेशंस जो ऑलरेडी इतने एक्सप्लोर्ड है, उससे हट के आपके फिल्म में कुछ चीज़ें नज़र आएंगी, तो विजुअल तो आपका अच्छा आएगा ना, तो हम वो कर सकते हैं। आप हमें बताइए ना, हम वहाँ पे अपने दोस्तों को बोलते हैं। अभी ये हाल है जैसे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की पॉलिसी दोनों बहुत अच्छी है। यहाँ जब आज से करीब 5 साल पहले जब ये अजाय शत्रु जी कमिश्नर थे भोपाल संभाग के, तो उन्होंने हमसे एक पॉलिसी बनवाई थी। तो हमने उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से प्रेरित होकर और ये 5 जो राज्य, गुजरात, आंध्रा और एक केरला, पूरा एक आइडियल पूरा का पूरा प्रस्ताव पॉलिसी बना करके उनको सौंप दी थी। फिर वो रिटायर हो गए 2 दिन में। तो उसके बाद उसका क्या हुआ पता नहीं। हमारे देश में हर जगह सरकारी तरीके से ना वही होता है, उत्तर प्रदेश में भी वैसे बना हुआ है। लेकिन उसमें बम्बई में कुछ लोग जुड़े हुए हैं, जैसे राजू श्रीवास्तव है, ये लोग। भाई राजू श्रीवास्तव अब आया है, अभी नहीं, मतलब पहले भी लोग थे। मेरा मैंने मुंबई के बचपन का दोस्त है, वो अब आया है। हाँ, उसके पहले भी जो लोग थे ना, नहीं जैसे तुमने बताया ना कि FTII के किसी को बना लिया, तो वो अगर हम लोगों को पता चलता है ना, तो हम लोगों का भी फर्ज होता है कि हम उसको आगे बढ़ाएं। जैसे आज आपने बताया, मैं तो ये बताया, मैंने कहा सर ने आज बुलाया सभी को मिलने के लिए, तो ये भी एक अच्छा है कि बातचीत हो। नहीं सर, MP में सबको बता, और जो फिल्म के माध्यम से जुड़े हुए हैं वो सब लोग बता रहे हैं, शायद आप तक ये बात नहीं पहुंची, और जैसे सभी लोगों को। पर ये फर्क ये है कि मैं या ताना, अगर हम लोग कोई प्रोजेक्ट कितना भी स्ट्रॉन्ग और सारी कैपेसिटी के साथ जाएंगे, फिर भी हमको ट्रीट करने का तरीका, और मुंबई से कोई अगर प्रोडक्शन हाउस जाएगा वो तो तो उसको ट्रीट करने के तरीके में फर्क है। वो तो थोड़ी देर पहले मैंने ताना यही कहा ना कि जब मैं लखनऊ में था तो मेरा किसी ने इंटरव्यू नहीं लिया, और जब मैं 6 महीने मुंबई काम करके वापस गया तो सब लोगों ने मेरा इंटरव्यू लिया, जबकि मैं वही था। तो सर ये तो हमारे देश का कल्चर यही है, हम क्या करें। इसीलिए तो मैंने आपसे सवाल पूछा था सर, थिएटर करते हैं कि इसी वजह और प्ले का भी एक जैसे होता है। अगर मुझे थिएटर ही करना हो तो मैं लखनऊ मुंबई क्यों जाऊँ? इसका जवाब मेरा ये है, जैसे मैंने कहा ना कि एक स्टेज आ गया था कि जब मैं प्ले कर रहा हूँ, मेरी फिल्में, मेरे टेलीविज़न सीरियल हाथ से निकल गया, तो फिर मेरी समझ में यही आया कि भैया अगर मुंबई में किस लिए आए हो तो फिर अपने शहर में जाके थिएटर करो, उसी को ग्रो करो। लेकिन अगर यहाँ आए हो तो या तो उनकी तरह तुम्हारे गुजराती और मराठी थिएटर वालों की तरह तुम्हारा प्रोफेशनल स्टैंडर्ड बन जाए तब करो, वरना चुपचाप भैया जो करने आए वो करो। जैसे उसमें एक चीज़ और है कि स्टैंडर्ड तो है, प्ले यहाँ पर अच्छे होते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन होता क्या है कि जैसे भोपाल के लोग कर रहे हैं, नाम क्या भोपाल का लगा है कि भैया भोपाल का जैसे विशाल जी का प्ले है, लेकिन अगर यही प्ले विशाल जी बम्बई में कर रहे हैं और बम्बई से हवा उड़ी कि भैया वो विशाल का फला फला प्ले है, तो फिर यहाँ इसको इन्वाइट होता है। इस तरह की भी चीज़ें होती हैं। मतलब किन जो थिएटर में भी बाहर के अगर अच्छे प्लेटफॉर्म से परफॉर्म करके आ जाते हो तो लोकली आपको ज़्यादा है। वही मैंने बोला ना कि कुछ जो छोटी फिल्में बनती हैं जब इंटरनेशनल मार्केट में जा करके बिल्ला लगवा के आ जाती है ना, तो यहाँ के लोग देखते हैं। वही वाली हमारे यहाँ है, ये रियलिटी है जो भाई साहब कह रहे थे। जैसे मुझे भी भोपाल में किसी अखबार में लिखते सही बात है, 2 लाइन लिखते हैं, और सिटी भास्कर का प्रवीण पांडे भी डांट देता है। अब ये 2 साल वहाँ रह के आ जाए ना, नहीं तो सर नेशनल अवार्ड है सर वो मुझे पता है भाई, मैं इनसे पिछले 15 साल से जुड़ा हुआ हूँ। मेरा भाई कह रहा ना कि दुर्भाग्य ये हमारे देश का, हमारे कल्चर का दुर्भाग्य। मतलब सर भोपाल में अगर बम्बई में होते सर तो सबको तो एक्टर्स डायरेक्टर खुद फोन कर करके टाइम लेते कि सर लिख लीजिए हमारे ऊपर 2 लाइन हमारे ऊपर। ये है मतलब शहर में है, भास्कर में या में चाहूँ तो स्पेस नहीं। और सर वो देख रहा हूँ, मैं पढ़ता रहता हूँ कि कौन कौन लिखते हैं उसमें नाम बताना। लेकिन हिंदुस्तान में, जागरण में, अमर उजाला में छपेगा,
या बम्बई के वहाँ टर्न छपेगा। इवन एक बार कहीं होता है कि कुछ उनको बड़ा आया अच्छा कुछ लिखवाना होता है तो फोन करते। तो सर आप भी पढ़ते हैं ना अखबार, देखिए उसमें कौन कौन लिख रहे हैं, कला के ऊपर सबके नाम है, और वही है कि आप उनको भी पर्सनली जानते हैं कि ये कितनी समझ रखते हैं जिनका छप रहा है। हमको अपने अपने कार्य क्षेत्र में चाहिए कि अपना काम कितना बेहतर कर ले, मेरा यही मानना। ना पूछे कोई सब मलाल नहीं है मगर फिर भी सर वही बात है कि आदमी एक काबिल व्यक्ति है। जैसे बात हुई मुंबई की, आप मुंबई में हो, भोपाल में हो या दुनिया के किसी भी कोने में, जब तक आप अपने आप को साबित नहीं करेंगे या हम अपने आप को साबित नहीं करेंगे तब तक कोई वैल्यू नहीं। जैसे दादा साहब फाल्के ने पहली बार जब काम किया तो उन्हें तो कोई नहीं जानता था पहले, उनके अंदर एक प्रेरणा थी, उन्होंने उस पर काम किया। भोपाल में भी जैसे कुछ ग्रुप हैं, विकर्षी हो गया, विहान ग्रुप है, कुछ और ग्रुप हैं जिनके अपने अपने अलग दर्शक हैं। उनका नाटक होता है तो दर्शक अपने आप आते हैं, तो मार्केट बनाना पड़ता है। बात आई हिंदी रंगमंच की, एक नाटक है चंद्रगुप्त मनोज जोशी जी का, उनका 1000वां शो मैंने देखा। तो हमारे यहाँ क्या है कि हम अलग से कुछ करना नहीं चाहते, एक बने बना रास्ते पर चलना चाहते हैं। एक सुरभि थिएटर है, उसमें पूरा परिवार काम करता है। तो जो भी फेमस हुआ है, जिसने भी अपना नाम कमाया है, उसने कुछ ना कुछ अलग किया है। हम उस तरीके की मेहनत नहीं करना चाहते, शायद इसलिए हम आगे नहीं बढ़े। ये भी सही है आपका कहना। उसका दूसरा तरीका जो बात कही ना मैंने, जैसे कि हाँ मार्केट के लिए, जैसे अभी इन्होंने भी बताया, उन्होंने भी बताया ना कि हुआ क्या है। जैसे आप अगर लोगों को जोड़ते हैं और आप कहते हैं कि हम आपको साल में 4 नाटक 6 नाटक दिखाएंगे, लेकिन अगर वही 6 नाटक आप आधे अधूरे और आषाढ़ का एक दिन और वही सब बार बार दिखाते हैं तो आपके दर्शक कहाँ बनेंगे? तो हमारी कमी तो वहीं से शुरू होती है ना कि आपके पास अच्छे हिंदी नाटक लिखने वाले लोग नहीं। और जो वहाँ पे मैं गुजराती थिएटर देखता हूँ ना, जैसे मैंने अपने दोस्त का नाम बताया सर, वहाँ पे अगर आपको 6 नाटक दिखाने हैं तो कम से कम 3 नाटक तो नए होने चाहिए, तभी तो मैं आऊँगा देखने। अगर मैं आपके ग्रुप का मेंबर हूँ तो वो बात भी होती है ना। तो ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे पास अच्छे हिंदी नाटक लिखने वालों के लिए प्रोत्साहन नहीं किया गया। अभी बहुत सारे हमारे भारतीय नाट्य अकादमी के कुछ जो स्टूडेंट्स रहे ना, वो लिख रहे हैं, जैसे जयवर्धन लिखता है, ललित पोखरिया लिखता है। अब उन लोगों के कई 2-1 नाटक आ करके शुरू हो रहे हैं। वहाँ पे कमर्शियल थिएटर का मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे जिस तरीके के विषयों को लेकर के नाटक गुजराती में और मराठी में होता है ना, हमारे यहाँ उस तरीके से हम बार बार दिखाएंगे, गिरेंगे, उठेंगे, तब शायद वो कल्चर जो है ना जिसकी बात कर रहे हैं हम बना पाएंगे। तो नए नाटक लिखने से ही, जैसा इसने भी कहा, मैं बता, वो चीज़ देखने के लिए भी तो लोगों को, अगर मैं 50 साल से वही आषाढ़ का एक दिन, वही आधे अधूरे, वही बाकी इतिहास, वही सब करता रहेंगे ना, तो हम अपने ऑडियंस को कहाँ से इनकरेज करें? इसमें एक चीज़ और है सर कि जो आपने बात कही, उसका एक दूसरा पहलू ये भी है कि हम पढ़ेंगे तब तो हमें पता चलेगा कोई चीज़ ऐसी है कि जिसको हमारे करने से वो हम प्रचलित होने के बाद उसको उठाना चाहते, हो सकता है हमारे करने से कोई साहित्य प्रचलित हो जाए। दूसरी चीज़ मेरा एक और कहना है, जैसे मुझे वक्त नहीं मिलता है, वरना जैसे मैं गुजराती जानता भी हूँ और मैं उनके नाटकों कई बार मेरा मन करता है यार ये नाटक जो गुजराती वाला कर रहा है, अगर इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके अपने प्रदेशों में किया जाए ना तो बड़ा सफल होगा, ऐसा लगता है। क्या है ओ माय गॉड, नाटक ही है वो, नाटक कानूड़ा वर्सेस कानूड़ा। ओ माय गॉड नाटक ही है, कानूड़ा वर्सेस कानूड़ा। इनका जो गोलमाल से री शुरू हुई, तो गोलमाल फिल्म जो पहली बनी वो नाटक का ही राइट सर, बहुत सारे बोइंग गरम मसाला जिसका नाम था, हाँ बोइंग सर, वो हो गया ना। तो इस तरीके से गुजराती मराठी कुछ अच्छे नाटक जो है ना उनको अनुवाद करके हम लोग यहाँ पे प्रयोग करें ना दिखाना, तो शायद वो कंटेम्प्रेरी है। अभी एक फिल्म आ रही भुज, पता है आप लोगों को? भोपाल में उसका शूट, हाँ, जिसमें अजय देवगन और संजय दत्त वगैरह हैं। सर आज से मैंने 4 साल पहले वो गुजराती नाटक देखा हुआ है उसी विषय का। अब आप सोचिए इतनी बड़ी फिल्म बन रही है, उस पर उन लोगों ने सोच करके बहुत ही खूबसूरत नाटक तैयार किया। नाटकों में तो फिल्में बनती आ रही हैं। नहीं, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हो सके तो हम लोग
गुजराती, मराठी, बंगला के जो आज के लोग लिख रहे हैं ना, उनके नाटकों का अनुवाद करवा करके अपने यहाँ प्रयोग करना शुरू करें, तो शायद ऑडियंस को लगे कि हाँ कोई एक नई चीज़ दिखाई जाए। मेरा ये मतलब मार्केट टू योरसेल्फ में ना। नहीं, हम लोग सर कोशिश तो बोलना खूब अच्छा नहीं लगता, पर हम लोग कोशिश करते हैं कि हर साल अपने ग्रुप से मौलिक हिंदी नाटक किया जाए। हाँ, हिंदी मौलिक नाटक अपने ग्रुप से किया जाए, अपना खुद का। वो भी करिए ना, और मैं कहता हूँ अनुवादित नाटक करने में भी क्या प्रॉब्लम है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। और आप नहीं, मैं कह रहा हूँ ना सर, रिस्क मत लीजिए ना। अगर आप कहानी को बनाते हैं तो उसकी संभावनाएं क्या होंगी, ये बात की बात है। लेकिन जैसे साउथ की फिल्मों का रीमेक हिंदी में बन जाता है ना, तो वैसे गुजराती मराठी थिएटर के जो अच्छे पॉपुलर प्लेस हैं, 2-3 प्लेस उनको लीजिए और उनको करके देखिए जो वहाँ पॉपुलर है, शायद कुछ फर्क पड़े। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही होगा, शायद हो सकता है ऑडियंस को हम कुछ नई चीज़ केटर कर पाए, दिखा पाए, उस तरीके की भी बात हो सकती है। एक सवाल है सर, जैसे आपने सामने आ जाना गर्दन पीट। आपने अपने गुरुदेव की बात की, श्री राज बिसारिया जी की। बहुत सारे रंगकर्मी कहते हैं कि हमारे गुरु ये हमारे गुरु। अन्य कलाओं में अगर जाएं, जैसे नृत्य है या संगीत है, उनका एक घराना है, गुरु शिष्य परंपरा है। रंगमंच में ऐसा क्यों नहीं है कि गुरु शिष्य परंपरा बनी या नहीं बन पाई? क्यों नहीं बन पाई या बन नहीं सकती, ऐसा क्या? नहीं, ऐसा किसने कहा? लोकनाट्य में नहीं सर, यहाँ पर भी अभी जैसे मैंने कहा सर, जैसे मैंने कहा कि मैं राज बिसारिया साहब का गुरु भारतीय सॉरी शिष्य हूँ, सॉरी। तो हमारे यहाँ से जितने लोग उस जमाने के निकले हैं, हर कोई वही कहता है। तो राज बिसारिया साहब अपने आप में एक घराना शब्द जो है ना, 100-200 साल पुराने, 500 साल पुराना शब्द है। उसी का तो हम कह रहे हैं ना कि अगर मैं ये कहता हूँ कि मैं राज बिसारिया साहब का शिष्य हूँ, या हमारे जैसे जो भी 40 साल से भारतीय नाट्य अकेडमी से निकले वो कहते हैं, तो घराना ही हो गया ना। 200 साल बाद राज बिसारिया घराना हो गया। जैसे सर यहाँ पे आपके, अरे वो कौन थे, हबीब तनवीर साहब है, वो अपने मैं तो इनका नाम लिया, मैं इनको कॉन्टेम्परेरी मान रहा हूँ। मैं इनको कॉन्टेम्परेरी मान रहा हूँ, ये कॉन्टेम्परेरी गुरु है, ठीक है ना। वो लोग हैं जो भूतपूर्व है। अगर 40 साल 50 साल हबीब तनवीर साहब, उन लोगों में ये गुरु हैं और रहेंगे। भाई अगर वो लड़का बोलता है, ये यहाँ से किसी ने बोला ये हमारे गुरु हैं, तो ये गुरु हैं ना। लेकिन घराना इसलिए नहीं होता है ना, घराना की और इसमें 2 फर्क होता है। घराना जो होता है ना, उसमें बंदिश होती है, वो घराना होता है, ठीक है ना। रंगमंच में बंदिश नहीं है भाई, यही मेरा रंगमंच स्वच्छंद है, इसलिए। लेकिन गुरु हैं, मैं उनका शिष्य हूँ ना, और मेरे जैसे कितने शिष्य हैं, इनके शिष्य हैं, इनके शिष्य हैं, उनके शिष्य हैं, है ना। तो वो है, वो कल्चर है, वो घराना नहीं होता। मतलब बंधन नहीं, जैसे उसमें बंधन है कि इतना ही लगेगा। अब मैं दूसरी बात कहूँ आप ही की बात से, जहाँ आपने घराना शब्द लगाया ना, तो बंदिश होती है। सर हर आदमी एक्टर बनना चाहता है, क्यों? सिंगर क्यों नहीं बनना चाहता है? डांसर क्यों नहीं बनना चाहता है? क्योंकि उसकी बंदिश जो है ना, डांस की और गाने की, वो तय है, और आप उस बंदिश की मेहनत नहीं कर सकते, नहीं करना चाहते। अभिनय तो आपको लगता है तो मेरे रग रग में आए, मैं बॉर्न एक्टर। और हाँ, तो बंदिश तो है ही नहीं, शक्ल देखी चले आए। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसके पीछे का जो सरगम है, उसके पीछे का जो बंदिश है ना, वो लोगों को दिखता नहीं है। इसलिए लोगों को लगता है अभिनय बहुत आसान चीज है, लेकिन सिंगर नहीं बनेंगे जाके, क्यों? वो पकड़ में आ जाएगी ना बंदिश। डांसर नहीं बनेंगे, कथक, भारतनाट्यम, कुचिपुड़ी नहीं करेंगे, क्यों? उसकी बंदिश नजर आ जाएगी, पकड़ जाएंगे। अभिनय को लोग समझते हलवा है, कर लो चलते, क्या है, भूलना ही तो है। आज टेलीविजन की इतनी बुरी हालत है, डायलॉग बोल लेते हो, आ जाओ खड़े। अगर तुमने वर्बल वॉमिटिंग सही कर ली ना, तो तुम अच्छे एक्टर, ये हो जाता है। कुछ भी कर लो, क्यों? तुम 3000 लोग,
वो 15,000 मांग रहा है। तो वो हालत बिगड़ती है ना, फिर कई चैनल बंद हो गए। क्यों बंद हो गए? इन्हीं कारणों से बंद हो गए। मैंने कितने चैनल थे जिनकी शुरुआती दौर में काम किया था, बाद में पता चला अचानक एक दिन यार वो आपका सीरियल बंद हो गया। मैंने कहा क्यों भाई? जब चैनल बंद हो गया तो सीरियल भी बंद हो गया। अब आप क्या करिएगा, आप घर बैठिए। और एक काम खत्म होता है ना, बंद होता है ना, तो अभिनेता के लिए या किसी के लिए भी ना, टेक्नीशियंस के लिए आसान होता है, लेकिन अभिनेता के लिए तुरंत दूसरा काम मिल पाना आप फ्रीलांसर में इतना आसान नहीं होता है। और अगर कहीं आपका कोई प्रोजेक्ट बहुत पॉपुलर हो गया, उसके बाद आपकी उस पहचान से हट के दूसरा काम मिलना जो होता है ना, वो और भी मुश्किल होता है। तो जब आप कमाते हो ना, उस दौरान जब आपका नाम हो रहा है, उसमें आपको आधा हिस्सा उस समय के लिए बचा के रखना पड़ता है कि जब ये बंद होगा तब साल भर 6 महीना आप कैसे गुजारा करोगे। ये मार्केट वाली चीज़ है, समझ गए? वो आपको इंतज़ाम करके रखना पड़ता है। ये नहीं कि आपने देखा आज तो यार मुझे इतने पैसे मिल रहे हैं पर डे का, पर मंथ का, तो आप क्या मान के चलते हो कि मैं तो 70 साल की उम्र तक इतने पैसे मिलने वाले हैं। आपको ये नहीं पता है जिस दिन सीरियल बंद होगा उस दिन आप ज़मीन पे आ जाओगे। और फिर 6 महीने, साल भर, 3 महीने, कितने दिनों के बाद काम मिलेगा ये पता नहीं होता है। मेरे कई दोस्तों ने जो नए नए आए थे ना, यंग, मैंने कहा भैया ऑल्टो गाड़ी खरीद लो, पैसे मिलने लगे। नहीं सर, मैं तो सेडान गाड़ी लूँगा। क्यों? पैसे आ रहे थे। उन्होंने गाड़ी खरीद ली, होंडा सिविक। और होंडा वो वाली खरीदी वो जिसमें ना छत बन जाती है ना, खुलती है, वो 1.5 लाख रुपए और महंगी आती है। मैंने कहा मत कर बेटा, किसी को नुकसान हो जाए। तजुर्बे की बात कर रहा था। नहीं सर, गाड़ी हो तो वैसी हो गया। पता चला 8वें महीने के बाद उनका कैरेक्टर खत्म कर दिया गया, निकाल दिया गया प्रोजेक्ट से। बैंक आके गाड़ी उठा के ले गए। अगर ऑल्टो लिए होते मेरे कहने पे तो शायद इतनी तो रहती कि किस्त चुका करके किसी तरीके से गुजारा कर लेते। तो किस्त भी चुक जाती है। ऐसे भी लोग होंगे काम करने वाले सर की जो एक गाड़ी ली उसे 4 और दिन भी बाद में। नहीं देखो, मैं ये क्या कर रहा हूँ, फिर आपको थोड़ी ना पता है कि समय क्या होने वाला है। अगर बहुत कुछ निर्धारित सुनिए ना, काम पर भी सुनिए ना सर, मैं आपके सामने बैठा हूँ ना, मैंने भी ऑल्टो से शुरू की थी, आज दूसरी बार गाड़ी है मेरे पास। लेकिन मेरा क्या कहने का मतलब है, जब शुरू हो ना मार्केट में तो धीरे धीरे करके आगे बढ़ने की कोशिश करो। उस समय के लिए पैसे बचा के रखो कि आगे चल के जब तुम्हारे पास काम नहीं होगा तब तुम कैसे सरवाइव करोगे। उस चीज के लिए पैसे बचा के रखो, मेरा ये मतलब। जितनी चादर हो अरे गाड़ियाँ तो लोगों के पास बहुत बड़ी बड़ी हो जाती हैं, समय के साथ ग्रो होता है। और ये बड़े बड़े लोगों के साथ ही समय आया, जैसे अभी मैं उनको याद कर रहा था भाई, आप बता रहा हूँ कि क्या स्थिति है। मोहन जोशी इतना बड़ा नाम है नेगेटिव कैरेक्टर में, वो पिछले 10 साल से कहीं नहीं है। क्या करते हो? हैं, लेकिन वो ऐसी जगह जहाँ आप जानते ही नहीं, कैसे सर्वाइव करते हैं। हाउ टू मार्केट योरसेल्फ में ये भी होता है कि जब आप एक स्तर पे पहुंचे, समय की बात, किस्मत की बात मैं नहीं करता, लेकिन जब आप एक स्तर पे पहुंचे ना तो उस स्तर को मेंटेन करने की कोशिश करें। कुछ भी मत कर ले जाके। जैसे इन्होंने नाम लिया, मोहन जोशी जी के साथ मैंने 2-3 फिल्में की थी, इतना अच्छा नाम हुआ था उनका। अच्छा, फिर बीच में उन्होंने क्या किया ना, जैसे बड़ी बड़ी फिल्में कर रहे हैं और 6 महीने या इसका गैप है ना, उन्होंने जाकर छोटी फिल्में करी तो लोगों ने मार्केट गिरा दिया। अब अगर आप वहाँ पहुँच गए ना तो बड़े फिल्म वाले, बड़े टेलीविजन वाले फिर आपको नहीं लेते। तो इस तो ये सही कह रहे थे, टाइम वाली बात होती है कि मेरा परिचित है, कास्टिंग में अच्छा काम करता है, 2-3 इंडिविजुअल फिल्में भी करी। वो नाम नहीं लेना चाहिए, कैमरा चालू, गुलशन ग्रोवर जी को उसने फ़ोन किया था कि मैं आपको एक फिल्म में लेना चाहता हूँ। तो किसी बात से बजट पे बातचीत नहीं हुई, तो बोले कि 10 बार उनका मेरे पास खुद फ़ोन आया था कि भाई क्या हुआ, क्या हुआ। हम साफ बोल नहीं पा रहा था कि सर आपको नहीं ले रहा, क्योंकि अपन बचपन से उनको ऐसे देखते हैं ना कि ये कितना बड़ा नाम, ये सारी चीज़। तो बोले ये एक बात बता रहा हूँ, ऐसे कई नाम हैं जिनको हम बाहर से देखते हैं कि ये फिल्म इंडस्ट्री के इतने बड़े लोग हैं, पर अंदर से उनकी ऐसी हालत है जो नहीं जानते। हाँ, अब उसका दूसरा भी एक स्वरूप होता है, जैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी, आपने सुना है
आज उसकी मार्केट है, बहुत अच्छे पैसे लेता है। लेकिन उसने 2-1 प्रोजेक्ट्स ऐसे भी किए हैं जो उसको पसंद थे, जो उसके लोग बना रहे थे, उसने 11 रुपए में दी। मंटो जो उसने फिल्म की नंदिता दास की, उसमें उसने 11 रुपए लिए कि बोले मैं तेरे को पहले से जानता हूँ, मुझे पता है तेरी परिस्थिति क्या है, मुझे ये कैरेक्टर पसंद है, मैं करना चाहता हूँ, मेरी वो स्टेज है कि तेरी तुरंत उसने किया। तो ऐसा भी होता है। और हाँ, मालूम है वो जो गुलशन जी वाली बात बताए ना, मैंने अल्टीमेट क्या है, हर चीज़ का किस्मत है। मेरे सामने ऐसा हुआ, 2-1 प्रोजेक्ट्स में उन्होंने बात की, सब कुछ हो गया, बजट पे आके मामला अटक गया, चीज़ें नहीं जमी। अगर मैं आपसे 10 रुपए की बात करूँ और आप मुझे 1 रुपए की बात करो, तो हम बीच में कहाँ पहुँचेंगे भाई। और आर्टिस्ट कोई भी होता है ना, टेक्नीशियन कोई भी होता है ना, उसका बाटा रेट नहीं होता है कि अगर जूते में लिखा है 9 रुपये 95 पैसे, 995 रुपये लिखा है, तो उससे कम में या उससे ज़्यादा में नहीं बिकता। आपको इतना फ्लेक्सिबल होना पड़ता है। ये भी एक अपने मार्केट की स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है। आप खाली बैठे हो, आपने देखा अच्छा ये प्रोजेक्ट जो है आ रहा है, रोल मेरा अच्छा है, या तो मैं रोल पे कॉम्प्रोमाइज़ करूं या तो मैं मोल पे कॉम्प्रोमाइज़ करूं। मुझे नहीं करना आपका काम। मैंने इतने पैसे बता दिए कि आप भाग जाओगे, लेकिन आप वहाँ से थोड़े नीचे आ गए, मैंने 20 बोला, आपने कहा 18 कर लो, मैं 10 लेता हूँ तो लगता है यार कर ही लो यार, क्यों छोड़ो पैसे को। ये भी होता है। तो वो जो है ना, और समय सबसे बड़ा फैक्टर होता है दोस्तों। मैंने एक आध बार ऐसा हुआ मेरे साथ कि फलाने कह दिया सर बस 1 महीने में आपका अपना सीरियल शुरू हो रहा है, दूसरे ने कह दिया शुरू हो रहा है, मैंने तीसरा प्रोजेक्ट लिया ही नहीं, पता चला वो शुरू हो गया और ये दोनों शुरू ही नहीं हुए और मैं 4 महीने घर बैठ गया। ये भी होता है। तो यू नेवर नो। तो वहाँ पे ये चीज़ सीखने को मिलती है, जो आ रहा है हमारे जैसे लोगों को, जो आ रहा है ऊपर नीचे करके कर ले। रोल अच्छा है, क्योंकि फिर आपकी एक स्तर के बाद ना आपका रोल आपके लिए मायने रखता है। तो रोल अच्छा है ना, कर ले गुरु, छोड़ मत। वो बोल के तो गया है, लेकिन तेरा पिछला अनुभव क्या कह रहा है। सही बात। वो दो जिसके लिए मेरे कंफर्म पैसे भी सब कुछ मिल रहे हैं, वो नहीं हो पाया, तो अगला शुरू हो गया। मैंने एक सीरियल किया था पिया का घर, जी टीवी पे आता था, 4 साल चला। उस दौरान ये हुआ था, उससे पहले ये घटना घट चुकी थी। उस दौरान ये हुआ था कि 3 सीरियल के ऑफर आए और तब डेली सोप बड़े जोर पे था। तो तीनों ने कहा राकेश करना है, राकेश करना, पुरानी कंपनी। मैंने कहा ठीक है करते हैं। तब तक जो है पिया का घर का ऑफर आया कि राकेश जी ये है और हमारी शूटिंग परसों से होने जा रही है, आप करेंगे? मैंने तुरंत कहा हाँ। समझे क्यों? क्योंकि पीछे में जल चुका था ना, मैंने तुरंत कह दिया हाँ। और वो 4 साल चला, और वो जो 3 महीने किए थे ना, वो आज तक शुरू नहीं हुए। ये भी हुआ वो, या एक शुरू हुआ तो 1.5 साल के बाद, क्योंकि चैनल में भी तो आपका टाइम स्लॉट देखा जाता है, ये सब देखा जाता है ना, तब हुआ। आपको ना वो नियति जो है ना, सारी चीज़ें करवाती है आपके। लापतागंज के बारे में बात करें तो माइंड। हाँ सर, लापतागंज के बारे में अब जैसे सर मैं पूछना चाहूँगा। हाँ नहीं, पहले मुझे बोल बहुत अच्छी बात, इसी के बात का एक्सटेंशन है। अभी जैसे लापतागंज में क्या हुआ, तब मैं FIR करता था। हाँ। 4.5 साल से मेरा सौभाग्य है, मुझे वो करने में इसलिए आनंद आता था ना, हर तीसरे चौथे दिन मुझे अलग अलग किरदार करने को मिलता। FIR में मैं और अनूप उपाध्याय, मुझे फ़ोन आता, अरे अगर 9 बजे की शिफ्ट होती थी ना, मैं 8 बजे पहुंचता था। क्यों भाई? स्क्रिप्ट दे, पढ़ें, जैसे थिएटर में करते हैं ना, क्या नया आया है, अच्छा इसमें क्या क्या कर सकते हैं। हमारे जो डायरेक्टर था बाली, वो बहुत अच्छा आदमी था। राकेश जी बताइए क्या करना, कैसे करना, करेंगे, शशांक बली, समझे। और हम मिला के कैरेक्टर बनाते थे और करते थे। फिर यहाँ से फ़ोन आया, लापतागंज को शुरू हुए 4-5 महीने हो चुके थे। अब वो अश्विनी धीर के साथ में 2 सीरियल ऑलरेडी कर चुका था। तो वहाँ से फ़ोन आया कि राकेश भाई टाइम दोगे मुझे, एक करीबन 7-8 दिन 10 दिन का टाइम चाहिए। मैं कहा ठीक है, मैं शशांक को बोल के आ जाता हूँ। मैं वहाँ एक स्टोरी करने गया था लापतागंज, अतिथि तुम तब जाओगे, उस एपिसोड का नाम था, जिसके 5 एपिसोड थे। मैं करके चला आया।
पता चला वो इतना हिट हो गया कैरेक्टर। अच्छा, दोनों एक ही चैनल का सीरियल था ना, चैनल ने कहा लल्लन जी को यहाँ लेके आओ, मतलब राकेश श्रीवास्तव को यहाँ लेके आओ, और 5 साल मैंने किया। ये भी होता है, जो मैं 5 एपिसोड करने गया था वो 5 साल किया, और आज तब तक 64 कंट्रीज में हमारा हिंदी टेलीविज़न जा चुका था। तो आप वहाँ पहुँच गए। ऐसा नहीं कि उसके पहले अच्छे काम नहीं किए थे, लेकिन आपको नाम उसी से मिलना था। और फिर काम से काम नहीं मिला। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, वो तो पहली कंडीशन है, आपका काम अच्छा होना चाहिए। हाँ सर, ये हाँ, जो लापता गाने में जो लल्लन जी का आपका पात्र था, तो जो आपका मेन पेटेंट जो डायलॉग था, हमसे किसी ने कहा ही नहीं, तो वो किसी से इंस्पायर हुए थे आप, कि आपने खुद से वो चीज़ निकाल के बताया कि हमें ये ऐसा करना चाहिए? नहीं, देखो संवाद का जहाँ तक सवाल है ना, तो संवाद जो है ना लेखक लिख के देता है। अच्छा, ठीक है, अश्विनी धीर उसके लेखक, निर्देशक और प्रोड्यूसर भी थे। जब तक राइटर, अभी जो हम लोग बातें कर रहे हैं ना थिएटर वगैरह की, जब तक चीज़ अच्छी लिखी नहीं होगी और कैरेक्टर्स डिफाइंड नहीं होंगे ना, कोई भी कंटेंट सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। एक्टर बाद में आता है, राइटर ने जो लिखा है, डायरेक्टर उसको किस तरीके से कंसीव करता है, विजुअलाइज करता है, उसमें एक्टर ऐड करता है। तो जब अश्विनी धीर चूँकि राइटर थे, उन्होंने लिखा था कि ये ऐसा किरदार है, राकेश जी जो कि नॉर्थ में बहुत पॉपुलर होता है, ये फूफा जीजा जो होते हैं ना, उसी तरीके के होते हैं। जाते हैं शादी के बाद, जब तक घर में बैठे, जब तक उनसे कहा नहीं जाता है वो करते नहीं कुछ भी। तो ये वो कैरेक्टर है, और मैंने उसको देखा है, तो मैंने उसको तकिया कलाम दिया, हमसे किसी ने कहा, ठीक है ना जी। तो जब इतना एक्टर, जब राइटर डायरेक्टर बता लेता है ना, मैं फिर बोले कि वो किरदार जो है तो पीडब्ल्यूडी में एक मामूली सा, मैंने अभी अपर डिविजनल क्लर्क से प्रमोट होके आया है, लेकिन वो अपने आप को प्रिंसिपल सेक्रेटरी समझता है लेकिन वो है नहीं। तब वहाँ एक्टर का काम शुरू होता है, ठीक है। तो मेरे भी एक फूफा थे, वो घर में आते थे और बैठ जाते थे ऐसे पैर हिलाते हुए, जब तक कहो नहीं कुछ करते नहीं थे। तो मुझे उनकी याद आई, क्योंकि हम किरदार अपने आसपास से ही लेते, इसलिए एक्टर को अच्छा ऑब्जर्वर होना बहुत ज़रूरी है। ऑब्जर्वेशन उसका स्ट्रांग होना चाहिए, उससे एक्सपीरियंस होता है। एक्सपीरियंस आपको किन किन चीज़ों से हो सकता है? देख के, पढ़ के, सुन के, और आप बीती। तो मेरे लिए आप बीती थी, तो मैंने देखा भी था है। तो जब उसने बोला तो मैंने कहा मैं इसके साथ एक जेस्चर लूँ बॉडी लैंग्वेज में। क्या, जब भी कोई कहे खा ली, अरे खाते क्यों नहीं, ये मैंने वहाँ से लिया। छोटी टाई चाइना वाले मेरे से साइन करवाने वाले थे और रॉयल्टी के लिए। अच्छा, अंग्रेजों ने तो हमेशा लंबी टाई पहनी थी, लल्लन जी ने छोटी कर दी। मेरे एक चचा थे, जब भी उनकी शादी हुई होगी, पहले क्या होता था नॉर्थ में, सूट कब पहनता था आदमी जब शादी होती थी, ससुराल का था, तो टाई भी होती थी। तो उन्होंने टाई पहनी, तो उन्हें नॉट बांधना नहीं आता था, तो उन्होंने खोल करके क्या करते थे, ऐसे रख देते थे, टाई कर हल्का लूज करके रख देते थे, और जब भी शादी ब्याह में जाते थे पहन लेते थे। धीरे धीरे खिंच खिंच के ना वो छोटी हो गई थी, तो बाकी का हिस्सा जो है ना वो कमीज के अंदर खोस लेते थे। तो वो छोटी टाई मुझे बहुत बचपन से फनी लगता था। जब उसने मुझे बोला कि राकेश जी, मतलब वो है तो मामूली क्लर्क प्रमोट होकर के आया अफसर, लेकिन वो अपने आप को प्रिंसिपल सेक्रेटरी समझता है, तो कुछ उसके पहरावे में या बॉडी लैंग्वेज में कुछ ऐसा करो कि वो फनी लगे। सबसे तो मुझे वो चचा की याद आ गई, तो मैंने जो है वो टाई छोटी कर दी। पहला जो मैंने किया था ना, उसमें चैनल के पास, अरे आपने क्या किया, तो छोटी टाई पहन ली। हमने कहा, मुझसे कहा गया था कि ये फनी होना चाहिए। बोले नहीं नहीं, लोग क्या कहेंगे। हमने कहा 5 एपिसोड जाने दो, उसके बाद जो लोग क्या कहते हैं वो देख लो। अगर आपको लगेगा कि वो फनी नहीं है तो लंबी कर दूंगा। डेली सोप में तो ये फायदा है ना भाई। अगर आप एक चीज नहीं चली, क्लेवर एक्टर कौन है, तो धीरे से सुर बदल देता है। आपको तो मौका मिल रहा है ना, वो कर देता है। लेकिन भाई वो 5 एपिसोड में ही वो छोटी टाई, लल्लन जी छोटी टाई वाले हो गए।
समझे? तो यहाँ पे ज़रूरी क्या है, आप जो भी चीज़ पहने, आप जो भी चीज़ करें, पहले आपको बिलीव करना ज़रूरी है। एज एन एक्टर आपको उसमें बिलीव करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बिलीव करेंगे ना, तो ही आप ऑडियंस को बिलीव करवा सकते हैं। क्योंकि आप कंफर्टेबल नहीं होंगे तो वो नज़र आएगा। तो ज़रूरी क्या है, कोई भी किरदार करो ना, अपने ऑब्जर्वेशंस इतने स्ट्रॉन्ग कि चीज़ों को ना करते चलो, और जो इस्तेमाल करो, फर्स्ट यू बिलीव इन इट, देन ओनली ऑडियंस विल बिलीव इन इट। और आपको कैरी करना आना चाहिए। अगर मैं छोटी टाइम में बिलीव करूँगा ना, तो ही मैं उसको कैरी कर सकता हूँ, वरना मैं नहीं कर सकता किसी भी किरदार में। ठीक है सर, बढ़िया सर, मुझे बड़ा अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर। मुझे मेरे सीधी सी बात, आप हमसे नहीं शेयर करेंगे या हम आपसे नहीं शेयर करेंगे तो क्या कौन करेंगे? मैं थिएटर कर नहीं पाता हूँ ना, तो मैं इसी तरीके से अपने लोगों के साथ बैठ करके अपना तजुर्बा शेयर करता हूँ। बहुत अच्छा, ताकि मुझे अच्छा लगे कि हाँ मैं अभी भी थिएटर से जुड़ा हुआ हूँ। समझे? नहीं कर पाता हूँ, मजबूरी है मेरी, क्या करूँ, नहीं कर पाता। लेकिन इस तरीके से लगता है कि मैं 10 साल से कर ही रहा हूँ। ठीक है सर, थैंक यू, नमस्कार। म्यूजियम के अधिकारी हैं। अरे बोला कि अशोक मिश्रा, तो अशोक मिश्रा हमारे वहाँ भी है ना, बहुत अच्छे राइटर है ना। आइए ना सर सामने। संग्रहालय की कल्पना की बहुत अच्छा लगा सर। मुझे इसका ना एक वीडियो चाहिए। हाँ, यहाँ का एक साथ